नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने जो शिक्षण विधियां वाली जो क्लास शुरू की है और उसमें हमने ये पढ़ा है कि शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली में अंतर क्या है। इसके बाद में हमने जो भाषा जो शब्द है उस पर थोड़ी सी चर्चा की है कि भाषा शब्द किस धातु से बना है, उसका अर्थ क्या है, या भाषा की जो परिभाषा वगैरह हमने पढ़ी है, चाहे वो पतंजलि के अनुसार हो, चाहे वो प्लेटो के अनुसार हो, चाहे वो डॉक्टर स्मिथ के अनुसार हो। उसके बाद में हमने ये पढ़ा है कि भाषा का जो विकास क्रम है या भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसके रूप में हमने तीन बातें पढ़ी है कि भाषा का यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो उसमें पहला जो तत्व है कौन सा है, जिज्ञासा। उसके बाद में अनुकरण, उसके बाद में क्या है, अभ्यास है। और अभ्यास द्वारा हम भाषाई जो कौशल है उसमें हम क्या पूर्ण कर सकते हैं, दक्षता पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हमने भाषा का जो विकास क्रम है उसमें चार बिंब पढ़े हैं। और आपको ये पूछे कि भाषा के अंदर चार बिंब है कौन कौन से, तो एक दृश्य बिंब के बारे में हमने पढ़ा है, एक श्रुति बिंब है, एक विचार बिंब है और एक कौन सा है, भाव बिंब है। ये चार भाषा के क्या माने जाते हैं, बिंब माने जाते हैं। आज हम इसी भाषा वाले तत्व को आगे बढ़ाएं तो हम भाषा के जो विविध रूप है उन पर हम चर्चा करेंगे कि भाषा के जो विविध रूप है वो कौन कौन से हैं। तो आगे हम देखें भाषा के जो विविध रूप, भाषा के विविध रूप देखें। देखो भाषा के यदि हम विविध रूपों की बात करें तो एक तो होता है मातृभाषा होती है, ठीक है ना। सामान्य रूप से हम देखें तो इनमें एक मातृभाषा है, एक बोली है, एक प्रादेशिक भाषा होती है, प्रादेशिक भाषा, और एक राजभाषा है और एक राष्ट्रभाषा है। ये भाषा के कुछ विविध रूप है, चाहे वो राष्ट्रभाषा है, चाहे राजभाषा है, वो मातृभाषा है या प्रादेशिक भाषा है या बोली है। इनमें सामान्य अंतर की बात करें हम विशेष रूप से देखें तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में से यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, या दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम देखें तो भाषा के विविध रूप है तो ये पांच प्रकार के हमने ये पढ़े हैं। एक मातृभाषा होती है, एक बोली है, एक प्रादेशिक भाषा है, एक राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है। सामान्य रूप से देखें तो इनमें अंतर क्या है। यदि हम मातृभाषा से तात्पर्य देखें तो मातृभाषा का अर्थ क्या होगा कि बच्चा जो अपनी माँ से जो भाषा सीखता है, बच्चा अपनी माँ से जो भी भाषा सीखता है वो भाषा को हम कौन सा रूप मान सकते हैं, मातृभाषा है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि माँ की जो भाषा है वो क्या है, मातृभाषा हो गई, ठीक है ना। अब देखो बोली और भाषा में अंतर क्या है। बोली भाषा का कि क्या एक उपरूप होता है, उपभाषा कह सकते हैं हम, उपरूप कह सकते हैं, छोटा रूप कह सकते हैं। और बोली का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। और जबकि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है। जैसे हम बात करें हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा के अंदर अनेक बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 18 इसकी क्या मानी जाती है, बोली मानी जाती है। इस प्रकार हिंदी के अंदर अवधि है, ये हिंदी की क्या एक बोली है, एक अवधि है, एक ब्रज भाषा है। ये जो ब्रज है, अवधि है, ये क्या है, बोलियां है, ठीक है ना। एक क्षेत्र विशेष के अंदर, सीमित क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है और उसका जो विकसित रूप हो जाता है वो धीरे धीरे उसका रूप क्या हो जाता है, भाषा का रूप बन जाता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार हिंदी भाषा है उसकी 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, ये जो उसकी जो उपभाषाएं हो जाए इसके अंदर अलग अलग क्या है, बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा के अंदर 18 क्या मानी जाती है, बोलियां मानी जाती है। तो मारवाड़ी है, अवधी है, ब्रज है, कोंकणी है, इस प्रकार की जो ये भाषा है उनमें कुछ बोलियां भी है, ठीक है ना। तो अवधी, मारवाड़ी, ब्रज ये क्या है, बोली है। और इनका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, और जबकि भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, ठीक है। तो मातृभाषा तो क्या होगी, बच्चा जो माँ से अपनी भाषा सीखता है वो क्या है, मातृभाषा है। सीमित क्षेत्र के अंदर जो भाषा जो बोली जाती है उसे हम क्या कह सकते हैं कि बोली का रूप कह सकते हैं, जिसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। भाषा का ही क्या होता है, उपखंड हो सकता है। और कई विशेष क्षेत्र के अंदर जब बोली प्रचलित हो जाती है, उसके अंदर साहित्य की रचना हो जाती है, तब वो क्या बन जाती है, भाषा भी बन जाती है, ठीक है ना। तो ये भाषा का ही क्या एक रूप है, क्या, बोली। उसके बाद में तीसरा यहाँ पर दे रखा है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर इसके अंदर देखें तो यहाँ पर मूल जो शब्द है वो क्या है, प्रदेश है। और प्रदेश में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या बना है, प्रादेशिक बना है। तो प्रदेश से तात्पर्य क्या होगा, एक प्रदेश विशेष के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रादेशिक भाषा कह सकते हैं, ठीक है ना। एक प्रदेश क्षेत्र के अंदर, एक विशेष क्षेत्र के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहा जा सकता है, प्रादेशिक भाषा कहा जा सकता है। तो ये तो सामान्य चीज है, मातृभाषा है, बोली है, प्रादेशिक भाषा है।
अब देखो, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इन पर यदि हम चर्चा करें और आपसे सामान्य प्रश्न पूछे कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हमारी राजभाषा कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? या तो अंग्रेजी है या फिर क्या है, हिंदी है। तो यदि हम राजभाषा की बात करें कि हमारी राजभाषा कौन सी है और राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो देखो राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में अंतर क्या है। राष्ट्र से तात्पर्य क्या हो गया? राष्ट्र का यदि हम देखें तो एक राष्ट्र से तात्पर्य क्या है? देश हो गया। और राज्य देखें तो इसका अर्थ क्या निकलता है? मतलब राज्य विशेष की जो भाषा है वो क्या हो गई? राजभाषा हो गई। तो देखो, एक तो है राजभाषा और एक है राष्ट्रभाषा है। अब आपसे कोई पूछे कि हमारे देश की भी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो भी क्या है? हिंदी है। और आपसे पूछे कि हमारी जो राजभाषा कौन सी है, तो हम राजभाषा की बात करें तो हमारी राजभाषा, यदि हम राज्य के संदर्भ में देखें तो हमारी राजभाषा भी कौन सी है? हिंदी है। अब राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है, फिर दोनों में अंतर क्या है? देखो, राष्ट्र से भाषा किसे कहते हैं कि कोई भी भाषा है, जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, उन भाषा को सबसे अधिक लोग जो समझते हैं, अधिक लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भाषा सर्वसम्मति से क्या मान ली जाती है? राष्ट्रभाषा मान ली जाती है। और इस दृष्टिकोण से हम देखें तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुत प्रचलित भाषा है, जो विभिन्न राज्यों के अंदर इस भाषा का लोग समझते हैं और इस भाषा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ये जो हिंदी जो भाषा है वो सर्वसम्मति से क्या मान ली गई है? हमारे देश की क्या मान ली गई है? राष्ट्रभाषा मान ली गई है। ठीक है ना। लेकिन यदि आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें या संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो संविधान के अंदर कहीं पर भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अंदर जिस चीज का उल्लेख किया गया है वो किस शब्द का उल्लेख किया गया है? राजभाषा का उल्लेख किया गया है। यदि आपको ये पूछे कि हमारी राजभाषा कौन सी है, तो राजभाषा यहाँ पर कौन सी है? हिंदी है। देखो, राजभाषा से तात्पर्य क्या है? राज का अर्थ यहाँ पर राज्य विशेष की कोई भाषा नहीं है, मतलब जो सरकारी जो कार्य है, राजकीय जो कार्य है, जिस राज्य के जो राजकीय कार्य हैं जिस भाषा के अंदर किए जाते हैं, वो भाषा उस राज्य की क्या मान ली जाती है? राजकीय भाषा मान ली जाती है। तो हमारी यदि हम राजस्थान संदर्भ के अंदर देखें तो हमारी जो राजभाषा भी कौन सी है? हिंदी है। और राष्ट्रभाषा भी कौन सी है? हिंदी है। हिंदी तो क्या होगी? पूरे देश की भाषा हो गई। पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रभाषा को मान्यता दे दी तो ये भाषा कौन सी है? हिंदी है। लेकिन राजभाषा है वो राज्य के अलग अलग है। जिसका पंजाब है उसकी राजभाषा कौन सी है? पंजाबी है। गुजरात के अंदर गुजराती है। तो जहां पर जो सरकारी जो कार्य है किस भाषा के अंदर किए जा रहे हैं, वो जो वहां के राज्य की क्या मानी जाती है? राजभाषा मानी जाती है। तो राजभाषा यदि आपको पूछे तो राजभाषा भी कौन सी है? हिंदी। और राष्ट्रभाषा भी कौन सी है? हिंदी है। अब संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो संविधान के अंदर जिस चीज का उल्लेख किया गया है वो किस शब्द का उल्लेख किया गया है? राजभाषा का किया गया है। और संविधान के अंदर ये बात लिखी गई कि हमारी जो राजभाषा होगी वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। और उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ठीक है ना। तो ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा में सामान्य रूप से क्या है? अंतर है। अब हम देखें संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर देखें तो हिंदी को क्या मान लिया गया है? राजभाषा मान लिया गया है। और सर्वसम्मति से देखें तो हिंदी को क्या माना गया है? राष्ट्रभाषा माना गया है। ठीक है ना। तो संवैधानिक उल्लेख के आधार पर देखें तो हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि जो संविधान के अनुच्छेद है उनमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किस प्रकार इसका प्रावधान किया गया है और कब इसको मान्यता मिली है। ठीक है ना। तो यदि हम राजभाषा की बात करें तो 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। और हिंदी को ये राजभाषा माना गया था 14 सितंबर 1949। और इसी 14 सितंबर को क्या माना जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 को ये संविधान के अंदर उल्लेख किया गया कि हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। और उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। यदि हम राजभाषा की बात करें तो राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और उसकी लिपि की बात करें तो उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि। देखो, लिपि से तात्पर्य क्या है? कोई भी भाषा होती है उसको लिखने की जो शैली होती है, जो भी तरीका होता है कि कोई भी भाषा है उसके लिखने की जो शैली क्या रहेगी, उस शैली को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी मानी गई है? देवनागरी लिपि मानी गई है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। नेपाली है, कोंकणी है, ये जो भाषा है, कुछ भाषाओं की जो लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अब भाषा की जो लिपि होती है उसकी अपनी अलग अलग क्या होती है? विशेषता होती है। तो देवनागरी लिपि की भी कुछ विशेषताएं हैं। यदि हम हिंदी के संदर्भ में देखें तो इसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी की जो लिपि है वो कौन सी है? रोमन लिपि है। और इसी प्रकार यदि हम पंजाबी की यदि बात करें तो पंजाबी की जो लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। मतलब लिखने की जो शैली क्या है भाषा की
उस शैली को ही क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। तो हिंदी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। और देवनागरी लिपि की यदि हम विशेषता के रूप में देखें तो ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। जब हम देवनागरी लिपि के अंदर कोई भी बात लिखते हैं तो हम किस ओर लिखते हैं, बाएं से दाएं ओर लिखते हैं। और इसमें लगभग जो वर्णों का जो आकार होता है वो क्या होता है, समान होता है। ये जो वर्ण है, ये जो इनका आकार लगभग क्या आपको क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा, लगभग समान होगा। और जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम क्या किया जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है। जिस प्रकार हम क लिखते हैं तो इस क का उच्चारण होगा, या हम ख का उच्चारण करेंगे तो ये किस रूप में लिखा जाएगा, ख में लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी के अंदर क्या होता है, उच्चारण कुछ अलग किया जाता है और लिखा कुछ अलग जाता है, ठीक है ना। ऐसा देवनागरी लिपि के अंदर नहीं है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता के रूप में हम देखें तो ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। वर्णों का आकार इसमें क्या होता है, समान होता है। और जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा इसमें लिखा जाता है। और लिखते समय वर्णों पर हम किसका प्रयोग करते हैं, शिरोरेखा का प्रयोग करता है। ये ऊपर जो रेखा खींचते हैं इस रेखा का नाम क्या है, शिरोरेखा है, ठीक है ना। तो लिखते समय किसका प्रयोग किया जाता है, शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। ये तो ये सामान्य सी बात होगी, देवनागरी लिपि के बारे में बात होगी। अब हम संवैधानिक उल्लेख के रूप में देखें तो 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। और संविधान में जो उल्लेख किया गया है, संविधान में जो उल्लेख किया गया है, यदि हम भाग की बात करें तो भाग नंबर कितना है, 17 है। यदि आपको भाषा से संबंधित भाग पूछे तो संविधान के अंदर भाग है, उसमें से 17 नंबर जो भाग है उसके अंदर किसका उल्लेख किया गया है, भाषा से संबंधित उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। हमारी मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं या हिंदी जो भाषा है, राजभाषा है, इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के भाग 17 में किया गया। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची की हम बात करें तो 8वीं जो अनुसूची है वो 8वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है, ठीक है ना। जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनको जो संविधान के अंदर जो अनुसूची के अंदर शामिल किया गया वो अनुसूची पूछे तो कौन सी है, 8 है। और यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो संविधान के अंदर जो ये अनुच्छेद है, 9 ये अनुच्छेद है, इसके अंदर जो बात लिखी गई है वो किस संदर्भ में लिखी गई है, भाषा के संदर्भ में लिखी गई है। चाहे भाषा को मान्यता प्राप्त की बात हो, चाहे विभिन्न राज्यों की अलग अलग भाषा हो, चाहे वो राज्य भाषा आयोग के गठन की बात हो, तो ये 343 से लेकर 351 तक जो बात लिखी गई है संविधान के अंदर वो किसके संदर्भ में लिखी गई है, भाषा के संदर्भ में लिखी गई है, ठीक है ना। तो राजभाषा के यदि हम संवैधानिक उल्लेख देखें तो 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। और उसी 14 सितंबर के आधार पर हर 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक उल्लेख के रूप में देखें तो भाग देखें तो ये 17 है, वो किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कौन सी है, 8वीं है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन से हैं, 343 से लेकर 351 तक है। कई बार इनमें से अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, कि 343 में क्या है, 44 में क्या है, 45 में क्या है। एक दो यदि हम विशेष अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के अंदर जो बात लिखी गई है वो बात ये लिखी गई है कि हमारी जो राजभाषा होगी, कि हमारी जो राजभाषा होगी वो राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी। और उसकी जो लिपि है वो लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी, ठीक है ना। यदि लिपि है, लिपि कौन सी है, देवनागरी। ये जो बात लिखी गई है वो संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखी गई है। आपको ये पूछ रहे अनुच्छेद 343 में क्या है, 343 में ये बात लिखी गई कि हमारी राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी, और उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। और एक जो अंतरराष्ट्रीय जो अंक है उसका जो मानक रूप को मान्यता मिली है वो भी किसमें बात लिखी गई है, अनुच्छेद 343 में लिखी गई है। अनुच्छेद 343 में एक बात तो ये लिखी गई कि हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। दूसरी बात ये है कि हमारी उसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। और तीसरी बात यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय जो अंक है उनको क्या दी गई है, मान्यता दी गई है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय जो अंक है उनको मानक रूप माना गया या मान्यता दी गई है। अंतरराष्ट्रीय अंकों की हम बात करें, जिस प्रकार हिंदी अंक है जो इस प्रकार है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, इस प्रकार के जो अंक है, इनके स्थान पर जो ये अंतरराष्ट्रीय जो मानक है इनको प्राथमिकता दी गई है कि हिंदी भाषा के अंदर इस प्रकार के अंकों को क्या माना गया है, मानक रूप में माना गया है। हिंदी वाला रूप न मानकर ये अंतरराष्ट्रीय रूप है वो मानक रूप में माना गया है। ये जो बात लिखी गई है, ये 3 बातें किसमें लिखी गई है, अनुच्छेद 343 में लिखी गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 343 में राजभाषा, हिंदी को मान्यता है, लिपि देवनागरी, और अंतरराष्ट्रीय जो अंक है उसको क्या माना गया है, मानक रूप में माना गया है।
अनुच्छेद 344 की बात करें तो अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का जो गठन है उसके संदर्भ में लिखा गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 344 है वो राजभाषा आयोग के गठन के संदर्भ में है। राजभाषा आयोग का गठन, इसमें ये बात लिखी गई थी 344 में ये बात लिखी गई कि संविधान के आरंभ होने के बाद में जो उसके 5 साल के बाद में जब संविधान लागू होगा उसके ठीक 5 साल के बाद में प्रत्येक 5 साल के बाद में एक राजभाषा आयोग का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए, ठीक है ना। और उसमें जो भी अलग अलग प्रावधान है भाषा के संदर्भ में, और अलग प्रावधान है देंगे, उसमें कोई मानक रूप है या कोई भी सुधार किया जाएगा तो वो आयोग के अंदर ये आयोग के गठन की बात लिखी गई है। और अनुच्छेद 344 के अंदर ये बात लिखी गई है कि संविधान के आरंभ होने के बाद में या संविधान के लागू होने के ठीक 5 साल बाद में प्रत्येक 5 साल के बाद में एक राजभाषा आयोग का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। और इसी संदर्भ के अंदर 1950 के अंदर जब संविधान लागू होता है उसके ठीक 5 साल बाद 1955 के अंदर एक राजभाषा आयोग का गठन भी होता है। तो यदि आप क्वेश्चन पूछे तो ये क्या है, 17 जून 1955 को एक प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है ना। और इसके यदि हम अध्यक्ष देखें तो इसके बीजी खेर इसके क्या माने गए, अध्यक्ष माने गए, और बाल गंगाधर खेर। और इनका जो गठन किया गया कब किया गया, 17 जून 1955 किया गया। तो राजभाषा आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद कितने में, 344 में, और प्रत्येक 5 साल के बाद में एक आयोग का गठन किया जाएगा। और इसी के तहत यहाँ पर 17 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का क्या होता है, गठन होता है। और उसके जो अध्यक्ष है वो कौन से हैं, बीजी खेर है, और जिसका पूरा नाम देखें तो बाल गंगाधर क्या हो गया, खेर हो गया, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 345 की हम बात करें, अनुच्छेद 345 में जो बात लिखी गई है वो राज्यों की जो राजभाषा है उसका प्रावधान है, ठीक है ना। राज्यों की जो राजभाषा कौन सी होगी, तो राज्यों की राजभाषा के संदर्भ में राज्यों की राजभाषा कि राज्य है उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी, इस प्रकार राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क श्रेणी के अंदर वो राज्य आएंगे जिनमें केवल हिंदी भाषा को जिन्होंने प्राथमिकता दी है, और हिंदी भाषा वाले जो राज्य हैं वो किस श्रेणी में शामिल किए गए, क श्रेणी में शामिल किए गए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों को प्राथमिकता देने वाले जो राज्य हैं उनको ख श्रेणी के अंदर शामिल किया गया, और केवल अंग्रेजी जो भाषा है उसको अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले जो राज्य हैं उनको किस श्रेणी में शामिल किया गया है, ग श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार राज्यों को जो अलग अलग भाषाओं का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद कौन सा है, 345 है। तो एक तो आपको महत्वपूर्ण 343 है जिसमें भाषा के स्वरूप की जो बात की गई है कि हमारी जो भाषा राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, उसकी लिपि है या अंतर्राष्ट्रीय अंकों को जो बात लिखी गई है वो 343 में। राजभाषा आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 344 में, और राज्यों की जो राजभाषा है वो किसमें है, 345 के अंदर है। यदि हम अनुच्छेद 346 की ओर बात करें तो अनुच्छेद 346 के अंदर जो बात लिखी गई है वो जो राज्यों की जो संपर्क भाषा है, तो आपस में राज्य जो पत्राचार किस प्रकार करेंगे, तो इसी प्रकार इसके अंदर 346 के अंदर भी राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, क, ख और ग श्रेणियों के अंदर। और इसके अंदर राज्य आपस में जो अपने पत्राचार की जो भाषा रहेगी उसका जो प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है, अनुच्छेद 346 में किया गया है, ठीक है ना। इसमें राज्यों की राजभाषा है क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी। तो क वाले अपना जो है वो हिंदी वाले हो जाएंगे, ख हिंदी और अंग्रेजी हो गया, और ग कौन सा हो गया, केवल कौन सी अंग्रेजी भाषा है, ठीक है ना। तो क श्रेणी वाले जो राज्य आएंगे वो अपना पत्राचार वो किस भाषा में करेंगे, हिंदी में करेंगे। ख श्रेणी वाले जो राज्य है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करेंगे, और ग वाले उनने अपनी अंग्रेजी भाषा को क्या दी है, मान्यता दी है। तो ये ग वाले जो है वो अपना जो पत्राचार की जो भाषा है वो क्या रखेंगे, अंग्रेजी रखेंगे। इस प्रकार का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 346 में किया गया है। एक अनुच्छेद और देखें 347 किससे संबंधित है, ये जो भाषाओं को जो मान्यता दी गई है वर्तमान के अंदर जो 22 भाषाओं को जो मान्यता प्राप्त है, और 22 भाषाओं को जो मान्यता प्राप्त, जो भाषाओं के मान्यता प्राप्त की जो बात की गई है, ठीक है ना, कौन कौन सी भाषा है उनको जो मान्यता मिली है वो जो बात लिखी गई है वो अनुच्छेद कितने में लिखी गई है, 347 में लिखी गई है। तो 343 से लेकर 351 तक जो अनुच्छेद है वो भाषा के संदर्भ में है। तो इसमें हम देखें तो अनुच्छेद 343 आपको थोड़ा याद रखना है कि इसके अंदर जो बात लिखी गई है वो 44 राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित है। उसके बाद में 1955 के अंदर एक प्रथम राजभाषा आयोग का गठन होता है जिसके अध्यक्ष
बाल गंगाधर खेर है। 45 राज्यों की राजभाषा से के संदर्भ में है, और 46 के अंदर भी पत्राचार की जो भाषा कौन सी रहेगी वो उसके संदर्भ में है। और अनुच्छेद 347 के अंदर जो भाषाओं को जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनके बारे में जो बात लिखी गई है, अनुच्छेद किस में लिखी गई है, 347 में लिखी गई है। ये तो गया भाषा के संदर्भ में संवैधानिक जो उल्लेख है, संविधान में किस प्रकार भाषा का उल्लेख किया गया है, तो ये सामान्य रूप से आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखें भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ से कथन के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि जिस प्रकार कोई आपको कथन मिलेंगे 4, उसमें से आपसे पूछ लेगा निम्न में से सत्य कौन सा है या असत्य कौन सा है। भाषा की जो विशेषताएं हैं उन पर हम देखेंगे भाषा की विशेषताएं। अगला जो आपका बिंदु है वो है भाषा की विशेषताएं। देखो भाषा की विशेषता से तात्पर्य कौन कौन सी विशेषता है, ठीक है ना। पहले तो आपको कथन के रूप में याद रखना है कि भाषा क्या एक अर्जित संपत्ति है, ठीक है ना। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। कथन आपको इस प्रकार मिलेगा कि भाषा अर्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है या दोनों है, इस प्रकार कोई भी कथन मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। इससे तात्पर्य क्या है कि बालक के परिवार में रहकर या समाज में रहकर भाषा को अनुकरण के द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है ना। ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं है कि यदि कोई बालक है जिसका जन्म यदि हम देखें कि जहाँ भारत में हुआ है और इससे कहीं पर जन्म होते ही उसे कहीं अन्य राष्ट्र के अंदर ले जाया जाता है, तो जिस समाज के अंदर वो रहेगा उसी क्षेत्र की वो क्या सीखेगा, भाषा सीखेगा। तो इस प्रकार ये भाषा क्या करता है, बालक अर्जित करता है, ठीक है ना। तो ये पैतृक संपत्ति नहीं है। तो पहला जो कथन आपको याद रखना है कि भाषा की विशेषता के रूप में देखें तो भाषा क्या एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति है। दूसरा यदि हम देखें कथन तो है भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है कि बालक समाज में रहकर और अनुकरण के द्वारा भाषा को क्या करता है, ग्रहण करता है। कल हमने जो ये मनोवैज्ञानिक जो तथ्य पढ़े थे, जिस प्रकार जिज्ञासा है, अनुकरण है और अभ्यास है, तो बालक परिवार में रहेगा, समाज में रहेगा, उन बातों को सुनेगा और उनका अनुकरण करेगा और बार बार इस चीज को क्या करेगा, अभ्यास करेगा। तो भाषा क्या है कि समाज में रहकर बालक उस चीज को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो भाषा क्या है कि सामाजिक प्रक्रिया है। तो एक विशेषता तो ये है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। कथन आपको इस प्रकार दे रखा है तो ये शुद्ध है, यदि इसको विपरीत दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है भाषा सामाजिक प्रक्रिया या भाषा सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, तो भाषा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा कथन हम देखें, भाषा अनुकरणजन्य है। भाषा अनुकरणजन्य प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यही है कि भाषा को बालक क्या करता है, अनुकरण के द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है ना। अनुकरण के द्वारा ये भी हमने पढ़ा है कि जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो अनुकरण है, सबसे ज्यादा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो किसके माध्यम से होता है, अनुकरण के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो बार बार उस चीज को नकल कर या उसे ग्रहण कर बालक क्या करता है, भाषा सीखता है। तो भाषा क्या है, अनुकरणजन्य क्या है, प्रक्रिया या पद्धति है। इसके बाद में हम चौथा कथन देखें तो भाषा की है परंपरागत है। भाषा परंपरागत है। इसका तात्पर्य क्या है कि भाषा परंपरागत है। भाषा को अर्जन किया जा सकता है, भाषा की कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है ना। उत्पत्ति नहीं होती है, भाषा को अर्जन किया जा सकता है, चाहे वो अनुकरण के माध्यम से करे, जो समाज में रहकर बालक ग्रहण करे। तो भाषा की परंपरागत है, प्राचीन काल से ये चली आ रही है। ये नहीं है कि अलग से भाषा को कोई बालक उत्पत्ति करता है, जन्म के साथ ही उसका एक जन्मिक गुण मान सकते हैं कि भाषा क्या है कि परंपरागत प्रक्रिया है और इसे अर्जित किया जा सकता है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है ना। अगला कथन देखें, भाषा सतत परिवर्तनशील है।
सतत परिवर्तनशील है। देखो भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। हम देखें पहले जो प्राचीन भाषा थी संस्कृत थी, उसके बाद में संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत है या लौकिक संस्कृत है, उसके बाद में पाली है, प्राकृत है, अब बनैसा। इस प्रकार समय के अनुसार भाषा में क्या होता गया, परिवर्तन हो गया है। और पहले हिंदी भाषा के अंदर जो खड़ी बोली भाषा है उसके अंदर भी परिवर्तन किया गया, अब बनैसा है। तो भाषा का समय के अनुसार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, लगातार उसमें सुधार होते रहते हैं, मानक रूपों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस प्रकार भाषा क्या है, लगातार उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तनशील भाषा होती है। परिवर्तनशील कोई भी भाषा होती है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, उसमें समय के अनुसार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए भाषा का कोई अपना अंतिम रूप नहीं होता। तो अगला कथन होता है भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। कि भाषा परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील है इसका मतलब भाषा में समय के अनुसार क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। तो इसलिए भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते ये भाषा का अंतिम रूप है, इसमें कोई बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो समय के अनुसार भाषा में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए भाषा का क्या नहीं होता, कोई अंतिम रूप नहीं होता। तो इस प्रकार ये आपको ये कथन याद रखने। और एक और देखें हम, तो प्रत्येक जो भाषा होती है उसका अपना एक मानक रूप होता है। प्रत्येक भाषा का मानक रूप होता है। मानक रूप से तात्पर्य क्या है कि हमने जिस प्रकार हिंदी के संदर्भ में पढ़ा है कि हिंदी के अंदर क्या है, स्वर है, व्यंजन है, ये इनका एक मानक रूप है। कुल वर्णों की जो संख्या है या मूल वर्णों की संख्या कितनी है, इन स्वरों का उच्चारण किस प्रकार होगा, व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार होगा, कै को किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार की जो मानक जो निर्धारित किए गए हैं वो इसका क्या माना जाता है, एक मानक रूप माना जाता है। तो प्रत्येक भाषा के अंदर अपना क्या होता है, एक मानक रूप होता है। उसके अंदर स्वरों की संख्या निश्चित होती है, व्यंजनों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, इस प्रकार एक मानक रूप माना गया है। तो इस प्रकार प्रत्येक जो भाषा होती है उसका अपना क्या होता है, एक मानक रूप होता है। अगली विशेषता हम देखें तो प्रत्येक जो भाषा होती है उसकी जो संरचना होती है वो दूसरी भाषा से क्या होती है, भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा होती है उसकी जो संरचना या लिखने की जो शैली है वो दूसरी भाषा से क्या होगी, भिन्न होगी। तो संस्कृत है उसकी लिखने की शैली अलग है, उसमें वर्णों का रूप अलग अलग है। पंजाबी की जो संरचना है वो अलग है, अंग्रेजी की संरचना क्या है, अलग है। तो अगले कथन की हम बात करते हैं, प्रत्येक भाषा की जो संरचना है, प्रत्येक भाषा की संरचना भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगली विशेषता के रूप में आपको याद रखना है कि प्रत्येक जो भाषा होती है उसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब लिखने की जो शैली है, वर्णों का जो आकार वगैरह है वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्रत्येक भाषा की जो शैली है या संरचना है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगला हम देखें भाषा है वो कठिन से सरल की ओर होती है। नौवीं विशेषता के रूप में देखें, भाषा कठिन से सरल की और अग्रसर होती है। ये कथन आपको विशेष रूप से याद रखना है कि आपको इस प्रकार भी मिल सकता है कि भाषा सरल से कठिन की ओर होती है, ठीक है ना। तो भाषा सरल से कठिन की ओर नहीं होती है, भाषा कठिन से सरल की ओर होती है। जब हम कोई भी भाषा को पहले सीखते हैं या बोलना सीखते हैं, उसके बारे में जानना सीखते हैं, तो पहले हमें वो प्रक्रिया क्या लगती है, कठिन लगती है। और बार बार उस चीज का हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करने से वो चीजें क्या हो जाती हैं हमारे, हम उस चीज में दक्ष हो जाते हैं, और फिर वो हमारे लिए वो क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। इसलिए भाषा क्या होती है, कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है, न कि सरल से कठिन की ओर। तो ये कथन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार हमने ये भाषा की जो विशेषताएं पढ़ी हैं, इनमें से कोई आपको 4 कथन मिल जाएंगे, उनमें 3 कथन आपको सही मिलेंगे और एक कथन क्या हो जाएगा, विपरीत दे देगा, ठीक है ना। तो आपको पूछ लेगा निम्न में से असत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में रहकर बालक उस चीज को क्या करता है, ग्रहण करता है। अनुकरण जन्य पद्धति है, अनुकरण द्वारा भाषा को बालक क्या करता है, ग्रहण करता है। भाषा क्या है, परंपरागत है, इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बालक केवल क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति से अर्जित कर सकता है, ठीक है ना। और भाषा का सतत परिवर्तनशील है, मतलब लगातार उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है।
और इसलिए परिवर्तन होता रहता है, इसलिए भाषा का अपना कोई क्या नहीं होता, अंतिम रूप भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, और भाषा परिवर्तनशील है तो इसका मतलब इसमें कोई अंतिम रूप नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रत्येक भाषा का अपना क्या होता है, मानक रूप होता है। हिंदी भाषा है उसके अंदर भी अपना मानक रूप है, उसमें स्वर अलग निर्धारित किया गया है, व्यंजन अलग निर्धारित किए गए हैं, फिर शब्दों का विभाजन किया गया है, इस प्रकार अपना एक मानक रूप माना गया है। और प्रत्येक भाषा की जो संरचना होती है, वो संरचना भी क्या होती है, अलग अलग होती है, वर्णों का जो रूप है या आकार है वो क्या होता है, अलग अलग होती है। इस प्रकार ये आपको जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, उनमें से आपसे कथन पूछे जा सकते हैं। और ये आपको विशेष रूप से भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है, न कि सरल से कठिन की ओर जाती है। तो इस प्रकार आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और देखें तो भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक अवस्था की ओर जाती है। हम कह सकते हैं भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, या फिर भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर है। तो आप आगे कथन लिखो 10 नंबर, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है कि भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर है, ठीक है। तो संयोगावस्था और वियोगावस्था की हम बात करें तो प्राचीन काल के अंदर हमारी जो भाषा थी, यदि हम देखें सभी भाषाओं की जो जननी है, और सभी जो भाषाओं की जननी है वो कौन सी मानी जाती है, संस्कृत भाषा मानी जाती है। यदि हम संस्कृत के संदर्भ में देखें तो संस्कृत भाषा है वो कौन सी है, संयोगात्मक भाषा है, ठीक है ना। संस्कृत है या पाली, ये जो भाषा है वो कौन सी है, संयोगात्मक भाषा है। और उसके बाद में ये जो हिंदी जो भाषा है या अपभ्रष्ट जो भाषा है वो क्या मानी जाती है, व्यूहात्मक मानी जाती है, व्यूहात्मक। ये व्यूहात्मक है, और ये भाषा है संस्कृत भाषा वो कौन सी है, संयोगात्मक भाषा है। इसमें तात्पर्य क्या है कि जो हिंदी संस्कृत के अंदर क्या है कि जो कारक विभक्तियां हैं वो अलग नहीं थी, कारक विभक्तियां हैं वो शब्दों के साथ ही मिलेगी आपको। तो ये जो भाषा है उसका रूप क्या था, संयोगात्मक था, मतलब मिला हुआ रूप था। और हिंदी के अंदर धीरे धीरे उसमें कारक जो विभक्तियां उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और उसका क्या कर दिया, विखंडन कर दिया गया। संयोगात्मक और वियोगात्मक अर्थ ये, संयोग मतलब जुड़ाव हो गया, जोड़ हो गया, और वियोग का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है ना। तो पहले जो भाषा थी संस्कृत रूप है उसमें क्या है कि आपको सूत्र मिलते हैं, सूत्र के अंदर एक कोई बात लिखी जाती है, वो पूरे एक ही लाइन के अंदर, एक ही शिरोरेखा के अंदर वो पूरी बात लिखी जाती है, ठीक है ना। तो उसमें भाषा का रूप क्या था, संयोगात्मक रूप था, और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया, और भाषा का रूप धीरे धीरे क्या हो गया, वियोगात्मक हो गया, ठीक है ना। तो आपको पूछा जा सकता है कि संस्कृत क्या है, संयोगात्मक है या वियोगात्मक। तो संस्कृत क्या है, संयोगावस्था के अंदर थी, और हिंदी है वो किसमें है, वियोगावस्था के अंदर है या वियोगात्मक है, ठीक है ना। तो ये जो कथन है वो आपको भाषा की विशेषता के रूप में याद रखने हैं कि भाषा संपत्ति कैसी है, अर्जित है या पैतृक है, सामाजिक प्रक्रिया है, अनुकरणीय है, परंपरागत है, और इन कथनों में से कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये बात आज हमने पढ़ी है वो भाषा के संदर्भ में हो गई है, ठीक है ना। भाषा के संदर्भ में हम देखें तो हमने भाषा शब्द का अर्थ पढ़ लिया है, और उसकी विशेषता पढ़ ली है, और भाषा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो पढ़ लिए है, और भाषा की जो विशेषता पढ़ ली है, और भाषा के जो अन्य जो रूप है वो पढ़ लिया है, ठीक है। और उसके बाद में अगली कक्षा के अंदर हमने जो शिक्षण विधियां हैं वो आपकी शुरू हो जाएगी, व्याकरण शिक्षण विधियां या कितने भागों में बांटा गया, इस प्रकार ये व्याकरण हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।